क्यों? एक में आपका नंबर आएगा अभी, 4 विशेषता पूछूंगा आपसे, बताओ। कोचिंग हब के लिए जाना जाता है, तो कोचिंग हब तो भाई और भी सारे ना। ऐतिहासिक विशेषता बताओ, जो इतिहास में रखता है कोटा अपनी विशेषता, है भाई? ऐतिहासिक विशेषता बताओ। चंबल, तुम्हें पता है ये भौगोलिक विशेषता हो गई। चंबल नदी ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषता में अंतर नहीं पता? पता है ना? तुम तो ये बता दो, कोटा में कौन सा राजवंश था जिसने ये राजाओं ने राज्य किया? चलो छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, ऐसे कौन सा राजवंश था जो कोटा में राज्य किया है? अरे कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ा। हाड़ा राजवंश था ना? वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ भाई बताओ, आप बताओ। कहां से? कहां से? नागौर। नागौर की बताओ कोई 2 विशेषता जो अपने राजस्थान पर। अरे सुनो, तुम्हें अच्छी चीज बना पता लगेगी। मीराबाई। मीराबाई को जानते हो? किसकी भक्त थी? तो मीराबाई का मूल स्थान कहां पर है? मूल, मीराबाई कहाँ की थी? मूल स्थान मेड़ता की नहीं थी। मेड़ता में तो उनका ननिहाल था, है ना? कुड़की स्थान पड़ता है पाली में, वहां की मीराबाई थी। और मेड़ता में तो उनका क्या था? ननिहाल था। पहली बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने मेड़ता से ही शुरू की थी साथियों। वेरी गुड। और वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैठो। अमर सिंह राठौड़ की कहानी सुनी होगी ना आपने? नहीं सुनी? बताएंगे। अरे मतीरे की राड भी सुनी होगी तुमने? हाँ, बाद में बताएंगे। बताओ भाई। भूपेंद्र कहां से? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर क्यों प्रसिद्ध अपने राजस्थान में? बता दो जल्दी से। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अगर पहली बार अगर किसी के निमंत्रण चढ़ाने की परंपरा है तो वो त्रिनेत्र गणेश जी के पूरे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। वेरी गुड। और कौन सा? चौथ माता मंदिर। चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता जो है, उनके बारे में जानते हो? ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है तो शीतला माता के। तो चौथ माता क्यों प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा स्थान क्यों प्रसिद्ध है? चलो बैठो। हाँ भाई बता। अरे राजा राम, क्या नाम है बोलो। राजा राम, राजा ही पहले ये तो, और राम इनके नाम में, तो मतलब दोनों ही है। बहुत अच्छा नाम है राजा राम। काश मेरा भी राजा राम नाम होता तो बहुत खुश होता। कहाँ से हो राजा राम? देवली। तुम तो एक ऐसे स्थान से आते हो जहां पर हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। देवली छावनी थी। और कोई देवली के बारे में बताना चाहोगे इन बच्चों को? है? बताओ। कुछ नहीं पता? देवली में ही तो रहते हो, देखा तो होगा। है? वेरी गुड राजाराम, बैठ जाओ। हंसते रहा कर, स्माइल अच्छी तुम्हारी। हाँ भाई बताओ। बताओ कहाँ से? गंगानगर की कोई 2 विशेषता बता दो। कोई भी विशेषता बता दो गंगानगर जो प्रसिद्ध है हमारा। है? अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा क्यों कहा जाता है भाई गंगानगर को? तुम बताओ रे सारे। क्योंकि वहां पर खेती ज्यादा होती है। और विशेषकर किसकी खेती? गेहूं या धान की? धान की। वेरी गुड। और एक ही विशेषता पता है। वेरी गुड। आप कहां से? चोमू। चोमू तो जयपुर में पड़ता है। जयपुर की 2 विशेषता बता दो। सामोद हनुमान जी का मंदिर है ना? अच्छा, चमत्कारी हनुमान जी मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है। और ऐतिहासिक विरासत भी रही है। चलो बैठ जाओ। हाँ भाई बताओ। बीकानेर की 2 विशेषता बताओ। किनका? करणी माता। जानते हो करणी माता को? चूहों वाली देवी। कैसे चूहे दिखने पर दर्शन शुभ होते हैं? सफेद। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। करणी माता जो है वो किस राजवंश की आराध्य देवी कहलाती है? चारण।
बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती है। वेरी गुड। हाँ भाई बताओ, कहां से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तो बहुत अच्छा स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा हमारे राजस्थान का। बताओ, 3 विशेषता बता दो। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ भी भीलवाड़ा में। और अरे अपना किसान आंदोलन सबसे बड़ा कहां पे हुआ? भीलवाड़ा में हुआ था ना सबसे बड़ा किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। वेरी गुड। बहुत ज्यादा किसानों ने वहां पर अपने क्या दिए? जान दिए। हाँ, 44 वर्ष तक चला था। वेरी गुड, बैठ जाओ। कहाँ पे? उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी से आए हैं भैया ना, तो कोई 2 विशेषता बता दो। किसका? अरे उदयपुर तो बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। हमारे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध वंश, जिसे प्रसिद्ध रियासत भी कह सकते हैं, जो सबसे प्राचीन रियासत कहलाती है, मेवाड़। और मेवाड़ का मतलब क्या है? उदयपुर। मेवाड़ में कौन से राजाओं ने राज्य किया है? गुहिल शासकों ने। गुहिलों की कितनी शाखाएं रही हैं? 2। एक तो रावल और एक सिसोदिया। यानी जिस राजा के नाम के पीछे आगे राणा शब्द मिलेगा वो तो सिसोदिया, और जिस नाम राजा के नाम के आगे रावल शब्द मिलेगा वो रावल शाखा का, है ना। वेरी गुड। अजमेर। अजमेर भी हमारे राजस्थान में एक बहुत अलग क्षेत्र माना जाता था पहले, जिसका पूरा नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्यों प्रसिद्ध था हमारे राजस्थान में? पुष्कर ब्रह्मा मंदिर। क्या ब्रह्मा मंदिर पूरे विश्व के, भारत का ही नहीं, अगर सबसे प्रसिद्ध मंदिर बताएं तो कहां पर है? पुष्कर में ही है। वेरी गुड। और अर्णोराज। अर्णोराज किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के शासक थे। अर्णोराज ने काफी सारी चीजें वहां पे की है। और पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को जानते हो? पढ़ा होगा ना इतिहास, है ना। अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक भी कौन सा कहलाता है? पृथ्वीराज चौहान, है ना। 4 बांस 24 गज अंगुल उष्ट प्रमाण, ता ऊपर गोरी मत चूके चौहान। किसका दोहा है ये? चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई क्या लगते थे उनके? उनके राज कवि के रूप में थे। ये दोहा आपने सुना होगा, जब मोहम्मद गोरी ने उनकी जो परीक्षा ली थी, बिना देखे बाण चलाने वाली, जो जिसमें वो माहिर थे। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ भाई, जानते होगे इन सर को तो ताली बजाओगे नहीं यार, तुम ऐसे कैसे नालायक हो तुम, है ना। इनके बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? 100 नंबर का पार्ट लेके बैठे अकेले ही। हम तो फिर भी 10-20 नंबर वाले भाई, हमारे लिए ना भी बताओगे तो चलेगा, है ना। वेरी गुड। हाँ भाई, सोनू मीणा करौली से पधारे भाई। करौली क्यों प्रसिद्ध है हमारे? मिट्टी का बांध बना हुआ है, पांचना बांध। वेरी गुड। और लाल पत्थर अगर घर बनवाने हो तो भविष्य में नौकरी लगने के बाद कहां से लाने? करौली से, है ना। वेरी गुड। और केला देवी काफी प्रसिद्ध देवी है। केला देवी कौन से वंश की कुल देवी कहलाती है? यादव वंश की कुल देवी। और केला देवी के जब उत्सव होता है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगूरिया नृत्य किया जाता है, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं, याद रखना। काफी प्रसिद्ध है केला देवी का मंदिर। वेरी गुड, बैठ जाओ। नाम बताओ, कहां से? कोटा। कोटा के तो एक और 2 बच्चे आले, तुम भी बताओ कोई विशेषता। हाँ, ये तो बता दिया मैंने, इनको इनको याद हो गया अब। चंबल भी बता दिया उस लड़के ने। कोई तीसरी विशेषता बताओ। चलो एक बार सुनेंगे। ये पधारे अपने बीच अजय सर, और जोरदार तालियां तुम अजय सर के लिए बजाओगे भाई, क्योंकि भूगोल विषय के तुम्हारे आता है, और ये भूगोल पढ़ाते नहीं है, ये समझाते हैं। समझ के देखना कभी इनसे, बताएंगे अभी इनका सर बताएंगे। कोई और विशेषता बताओ। और तो कह दो हमारे कोटा में कुछ नहीं है, ऐसा कह सकते हो? बहुत कुछ है, बताओ तो, सबको पता लगना चाहिए ऐतिहासिक विशेषता।
दशहरा मेला विश्व का प्रसिद्ध है, कौन से नंबर पर आता है? हमारे भारत में 3 दशहरे प्रसिद्ध हैं, पहले नंबर पर 2 और 3। तो कोटा कौन से नंबर पर आता है? बोल सकते हो राजस्थान में सबसे बड़ा दशहरा कोटा में बनता है, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया में देखें तो तीसरे नंबर पर आता है दशहरा। चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ भाई बताओ, कहाँ से हो जय? जयपुर से ही? जयपुर की तो तुम 10 विशेषता बता दोगे 1 ही मिनट में, बता दो, लगना चाहिए पता। आमेर का इतिहास पढ़ रहे हो ना? हाँ तो बस वो बता दो। जयपुर में कौन सा वंश था रे, बताओ सारे। कछुआ कहाँ से आए थे? जयपुर में ही थे गे या कहीं से आए थे? अरे ये नरवर एमपी से आए थे। और सबसे पहले कौन आया जो दूल्हे के भेष में रहकर घूमता था? दूल्हे राय। दूल्हे राय का दूसरा नाम तेजकरण। वेरी गुड। सबसे पहले कहां पर आया था? दौसा। दौसा से आया रामगढ़, रामगढ़ से आया आमेर, आमेर के बाद जयपुर। और बताओ क्या? नहीं, विशेषता बताओ जयपुर की, और विशेषता, और विशेषता बताओ जयपुर की। आमेर दुर्ग किसने बनवाया? मतलब आमेर का जो किला है, मानसिंह। कौन से, फर्स्ट या सेकंड? वेरी गुड। आमेर में एक ऐसा महल बताओ जिसमें आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। चलो बैठ जाओ। आयो 2 जने पीछे, मुझे याद है, छुपो मत। हाँ खड़ा हो जा। कहां से हो? करौली। 2 विशेषता बता दो। क्या है? बता दिया ये तो इन्होंने। किसकी? धान की रानी। और धान का राजा कहां गया फिर? है डांग की रानी। और डांग का राजा भी तो कहलाएगा। चलो और बताओ। डांग क्षेत्र से आते हो, चंबल। और बस, वेरी गुड। हाँ भाई भरतपुर। बताओ तो कौन सा? ये तो सबको ही पता है, 5वीं की क्लास के बच्चे को पता। कोई अलग विशेषता बताओ ताकि इन बच्चों को पता लगे। हैं? अच्छा। और याद नहीं है ना? पशुधन में पर्सन आ गया तो क्या करेगा फिर? ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। पर तुम्हारे पास अब तो एक ऑप्शन है ना, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन का मतलब समझ गए? अगर नहीं आता तो गुरुजी हम कौन सा भर देंगे? ई। चलो तो भाई ये बातें चलती रहेंगी। अब देखिए ध्यान से समझो, 2-3 बातें तुम्हें काम की बताऊंगा, फिर राम सर तुमसे चर्चा करेंगे, और भी फैकल्टी जो तुम्हें टाइम अभी आने वाले सब इंट्रोडक्शन करेंगे। तुम्हारे पास LSI भर्ती के लिए मैं तुम्हें 3 बातें बता रहा हूं जो तुम्हारे जहन में, आपकी जो ये पढ़ाई है इस जर्नी के बीच तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए LSI भर्ती का पूरा नाम क्या है? बोलो। वेरी गुड, पता है। क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि तुम सभी, बातें नहीं सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि तुम सभी लास्ट 1 साल के बाद सभी इस पद पर विराजमान होने वाले हो। लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने रास्ते, कितनी मुसीबत और कितनी चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें लग रहा होगा कि ये छोटा सा नाम है और मैं बहुत जल्दी ऐसे पहुंच जाऊंगा। इसमें पहुंचने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें कितने हजार बच्चों को पास करना पड़ेगा? लगभग मान के चलो 45 से 50 हजार। इतने बच्चे तो तुम्हारे साथी मिलेंगे ही। तो कितने 45 हजार बच्चों का जो दिमाग है उसको क्रॉस करके तुम्हें अपने आप को साबित करना है कि हाँ मैं इन सबसे अलग हूं। और अलग साबित कैसे कर पाओगे तुम? बताओ। जब तुम अलग तरीके से सोचोगे। एक तो स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, दोनों होती है ना। तो तुम स्टडी करना चाहते हो कि स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी, क्योंकि एग्जाम जो है वो पहले एग्जाम थे, अब कैसे एग्जाम बन गए? स्मार्ट बन गए, थोड़ा सा चतुर बन गए, एग्जाम पैटर्न बदल गया। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बदले तो तुम एग्जाम दोगे और एग्जाम में तो फेल होते हैं। अगर तुम स्मार्ट एग्जाम दोगे यानी कि बदले हुए पैटर्न पर एग्जाम दोगे तो तुम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर पाओगे। अब बदलोगे कैसे? ध्यान से समझो मेरी चीजें। पशुधन निरीक्षक बनने के लिए तुम्हें कुल कितने विषय पढ़ने पड़ेंगे? 17 से
18 एक बड़ा सिलेबस तुम्हारी भर्ती में दे रखा है, और इस सिलेबस को कवर कर कर, और सबसे बड़ी बात 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ तुम इसमें लड़ोगे। ये 1/3 जो है ना, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस युद्ध में तुम्हारे खिलाफ जो खड़े हुए दुश्मन सेना है, ये वो है। अपने आप को इनसे जरूर बचाना है। ये वो योद्धा हैं जो तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। मानते हो इस चीज को? मतलब ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो शिकार किसका होते हैं? नेगेटिव मार्किंग का। इस बार भी खूब सारे बच्चे जो फेल हुए हैं, सर एक क्वेश्चन अगर गलत भी नहीं करता ना तो भी मेरा सिलेक्शन पक्का था। सुना होगा तुमने ऐसे बच्चों को। तो ये वो चीज है साथियों जिससे तुम्हें हमेशा बचना है, और नेगेटिव मार्किंग से ऐसे नहीं बचा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए तुम्हारे 150 नंबर का पेपर आता है, और 150 में से तुम्हें 100 ही ऐसे पर्सन है जो तुम्हें एक्यूरेट आते हैं, जिनका आंसर तुम्हें 100% पता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम 100 ही पर्सन कर आ जाओगे। 100% कर आ जाओगे तो मतलब वैसे मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, क्योंकि कट ऑफ जर्नल की बात करो तो 115 क्या 120 प्लस जाने वाली इस बार। मैं एक जनरल बात करूं तो तुम कितने करके आए हो? 100 वैसे बार। अब कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जाम में अगर अपने आप को साबित करने के लिए स्कोर लगभग 130 से 135 नंबर तक का स्कोर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, स्कोर कितना होता है वो बात अलग है। तो ये बात मान के चलो कि तुम्हें कम से कम 50 ऐसे पर्सन होंगे जिन पर तुम्हें क्या लगाओगे? तुक्का नहीं कह सकते। तुक्का कभी सही होता है क्या? और मेरी क्लास वाले बच्चों को तो अच्छे से पता होगा तुक्का कभी सही नहीं होगा। तुम चाहे 1100 का 11,000 के समामणि बोलकर चले जाना एग्जाम से पहले, लेकिन फिर भी भगवान तुम्हारा तुक्का सही नहीं करेगा। हो सकता है कि तुमने जीवन में 1-2 अच्छे कर्म किए हो, 1-2% तुम्हारे सही कर दें, लेकिन बुरे भी तुमने बहुत कर रखे होंगे। तो वो है, हाँ बता रहा हूं, वो उस समय काम आते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो तुक्के पे भरोसा नहीं लगना। तो ये चीज से कैसे बचोगे? तुम अपनी पढ़ाई की जर्नी में सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करोगे ना, वो करोगे तुम किस पर? MCQ। जिस बच्चे ने थ्योरी के साथ साथ MCQ बहुत अच्छे से किए हैं, वो बच्चा इन 50 नंबर जो तुक्के वाले जो 50 नंबर हैं, इनमें आराम से 50% स्कोर सही कर आता है, 50 से 70%। अब बच्चा गलती क्या करता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम रिटन एग्जाम है कि MCQ बेसिस पे? MCQ बेसिस पे है ना। तो थ्योरी से और MCQ कैसे कवर करें, ये तुम्हें सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं या MCQ बैच दे सकता है। और आप लोगों को जानकर खुशी भी होगी, और हमें ये चीज करनी भी है कि जिस दिन आपकी थ्योरी पूरी हो जाएगी उस दिन आपके 3 महीने का एक बैच चलेगा। आपको घर नहीं भेजेंगे थ्योरी पूरी होते ही, जो किस पर चलेगा? MCQ पर। क्योंकि MCQ एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां से प्रश्न को पकड़ना है, कहां से प्रश्न को छोड़ना है, कहां से प्रश्न का उत्तर निकलेगा, या ऑप्शन को कैसे कट करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं MCQ में। तो ये जिस दिन तुम सीख गए ना, उस दिन ये मान लो 50% एग्जाम पास कर गए, और 50% तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो कहीं भी पढ़ लो, लेकिन MCQ अगर तुमने छोड़ दिए तो जीवन में कभी नौकरी नहीं लग सकते। थ्योरी चाहे कितने रजिस्टर भर लेना, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या पढ़ने पड़ेंगे ये निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम MCQ बेसिस है। अब दूसरी चीज, एक सवाल सबसे ज्यादा बच्चों का और रहता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें तब हम पशुधन निरीक्षक बन जाएंगे? तो पढ़ाई करने के लिए घंटे जरूरी है क्या? है, जब नींद खुले तब पढ़ लो, और जब नींद आए तब सो जाओ। तुम्हें कोई दूसरा काम देकर भेजा है घर वालों ने? भेजा है क्या? भाई भेजा हो कि वहां जाकर भाई तुम ये कर लेना वो कर लेना, ऐसा कोई जिम्मेदारी देकर भेजी हो? तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी किसकी देकर भेजी है? पढ़ने की। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 काम है, एक तो सोना, खाना खाना और पढ़ाई करना। 3 ही तो काम है। इसके अलावा तुम बता दो, तुम्हें अगर भाई WTP जाना है, सिटी पार्क देखना है, आमेर देखना है, कोई कह के भेजा है घर वालों ने? अरे भेजा होगा, तुम जब जाते हो हैं। या फिर बारिश का मौसम है गुरुजी कहीं थोड़ा बहुत इधर भी चले जाएं, ऐसा घर वालों ने तो नहीं कहा होगा। ये सब चीज फिर क्यों करते हो तुम? अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से तुम्हें कोई चीज ऐड नहीं करनी है। करोगे क्या? बोलो। इसका भी एक अच्छा उदाहरण दूंगा 2 ही मिनट में आपको, सुनो मेरी बात। तो लगभग तुम्हारी 10 घंटे की पढ़ाई तो होनी चाहिए, जिसमें आपका कोचिंग का जो टाइम रहेगा 6 घंटे, और 6 घंटे के बाद 4 घंटे भी अगर घर पे कंटिन्यू पढ़ लिए तो भी बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती है।
कंटिन्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी आज दोस्त का बर्थडे है, आज शादी है तो वहां आज 4 घंटे एक कहावत तो सुनी होगी यार, आज नहीं पढ़ेगा तो कौन सा एसडीएम लग जाएगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। वो आज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लगेंगे, निश्चित बात है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। सिलेबस आप सबके पास होगा, नहीं होगा तो अभी हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस से चीजें कवर करनी है, ठीक है। बाकी अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं सर को बुलाऊंगा तो सर भी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे और सब। सर हिस्ट्री और कल्चर वाले पार्ट के लिए निश्चिंत होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ, क्योंकि इससे बनने वाली थ्योरी और बनने वाले एमसीक्यू उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो का मतलब समझ गए, जो दिया जाए वो पढ़ना है ना। कर पाओगे इतना तो। और एमसीक्यू भी कैसे बदल गए आज के दिन, आप लोगों को बताऊं, जितना तुम्हें आता है ना उतना तो क्वेश्चन में दे देता है वो आजकल। जितना अपने को आता है उतना क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलता है। अब ये पता है एग्जामिनर को कि इस बच्चे को इतना आता है, तो इतना तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख देगा और उससे अगला पॉइंट पूछेगा। यानी कि आजकल जो एग्जाम है वो चौथे पॉइंट तक पहुंच गए। एक प्रश्न सीधा होता है कि भाई साहब राजस्थान की राजधानी क्या है, तो बताओगे जयपुर है, ये सीधा प्रश्न हो गया। दूसरा स्टेज होता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसकी कोई तीसरी चीज पूछ लेगा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। आजकल क्वेश्चन पहुंच गए चौथे पॉइंट पे, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसकी विशेषता है कि वो गुलाबी नगरी कहलाती है। अब बताइए उसमें ये चीज क्या है। यानी कि जितना हमें आता है उतना किस में लिख देगा वो, और हम वहीं फेल हो जाएंगे। तो ये बदलता हुआ एग्जाम पैटर्न है और तुम्हें ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि लैंग्वेज को कैसे पहचाने। ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा एमसीक्यू बैच में। और 3 महीने का अगर आप लोगों ने हमारा एमसीक्यू बैच पढ़ने के बाद ज्वाइन कर लिया, बिना पढ़े तो एमसीक्यू तुम्हारे काम के क्या है। आज मैं तुम्हें एमसीक्यू दे दूं, कोई काम किया क्या। एमसीक्यू तब काम के जब तुम थ्योरिकल पूरा सिलेबस पढ़ लोगे। उस 3 महीने में आपको निश्चित रूप से बता दूंगा क्वेश्चन कहां से पकड़ना होता है, कहां से क्वेश्चन का आंसर निकलता है, क्वेश्चन को कहां से देखना होता है, ठीक है। चलो तो अब मैं अजय सर को बुलाना चाहूंगा कि अजय सर आपको बताएंगे, भूगोल विषय आप सबको पढ़ाएंगे अजय सर। और एक काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी का। तो पशुधन निरीक्षक में जो भूगोल की जितने भी पॉइंट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में गुरुजी आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी का इस परिवार में, इस चैनल पर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो। चेहरे से तो बढ़िया लग रहे हो। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी आज ऐसी बातें बताऊँगा आपको कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक शायद ये बातें आपके दिमाग से ना निकलें, और ना निकलें यही आपके लिए बेहतर भी है। क्योंकि हम जिस एज ग्रुप में हैं उस एज ग्रुप में कितना भटकाव हमारे जीवन में आता है ये आप सारे लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। और सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है स्थिरता, स्टेबिलिटी। और आज के यूथ में सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की है, स्टेबिलिटी की है। और बाद में हम दोष किसको देते हैं, सरकार को, कि वैकेंसी नहीं आ रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कट ऑफ आई जा रही है, या पेपर बहुत हार्ड आ रहे हैं। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि हार्ड और इजी का कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या। कोई चीज़ हार्ड होती है। हार्ड सिर्फ क्या है, जो हमें नहीं आता है वो हार्ड है, और जो हमको आता है वो इजी है। इतना सा डिफरेंस है हार्ड और इजी में। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो कई क्या बोलते हैं कि भाई आज पेपर क्या आया था, बहुत इजी आया था। इसका मतलब उन्होंने चीज़ों को बहुत ब्रीफली एनालिसिस फॉर्मेट में अच्छे तरीके से क्लियर किया है, तब उनको पेपर क्या लगा, बहुत इजी लगा। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो सिर्फ एग्जाम हॉल से निकलते ही क्या कहते हैं कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि उनको पेपर क्या लगा, हार्ड लगा। उनको हार्ड क्यों लगा, क्योंकि भाई उनको नहीं आता था। एक तीसरी कैटेगरी और होती है इन दोनों के बिल्कुल अपोज में, कि जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ परिवार, रिश्तेदार, यार, दोस्त इनके बोलने पे फॉर्म भर दिया, और 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और एग्जाम हॉल से निकले। उन्होंने क्या बोला
कि भाई मैं तो इतने अटेम्प्ट किया हूँ, और जो पढ़ने वाला था मान लो 100 में से उसने 70 ही अटेम्प्ट किए, उसने कहा मैं तो 100 में से 100 करके आया हूँ, वो बेहोश हो जाएगा। जो पढ़ने वाला था कि यार ऐसे बच्चे 100 करके आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। फिर जैसे ही वो बस स्टैंड तक पहुंचता है एग्जाम सेंटर से, तब तक 100 में से उसके 90 हो जाते हैं। और बस में बैठे बैठे जब घर पहुंचता है तो दो चार कैंडिडेट तो होते ही है ना, हम लोग वहां भी बातचीत करते हुए आते हैं, भाई कौन से का क्या आंसर होगा क्या नहीं। उसके 90 में से आते आते घर तक 30 बचते हैं। और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब क्या होता है, -30 हो जाते हैं। और जो बेचारा बेहोश हो गया था एग्जाम सेंटर पे इसका सुनते ही, उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं 3 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको उसके जवाब देने। पहला सवाल मेरा ये है कि आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, कितने टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने समय से अभी शुरू कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी जो पहली स्टेज है लाइफ में कोई एग्जाम देंगे, 1 2 3 4 5 6, लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे। और ऐसे कितने हैं जो इससे पहले बैठ चुके हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो सकता है, यही नहीं। ओके चलो, तो पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि भाई तैयारी करने के दौरान हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं, हैं? कौन बताएगा? मैं सबसे पूछूंगा एक एक चैलेंज। ऐसे कौन कौन से चैलेंज हैं जो हम फेस करते हैं अपनी तैयारी के दौरान। अजय कहाँ गया, चला के फोन आ गया क्या? एक तो ये फोन जो है ना इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के टाइम पे। हाँ भाई, शुरुआत तुमसे ही करें, शर्माना नहीं है ना। मैं जेठ हूं ना सास हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप यहाँ सीखने आए हो और हमारा काम है आपको सिखाना। और जो आपकी रियल में समस्याएं हैं, अगर जब तक आप हमको उनसे अवगत नहीं कराओगे, पेट में दर्द हो रहा है और मैंने आपको सर दर्द की टेबलेट दे दी तो दर्द कम नहीं होगा ना। तो शुरू हो जाइए, बोलिए क्या समस्याएं आती हैं तैयारी के दौरान, और वो कोई भी समस्या हो सकती है। ये मत सोचिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं। आज हम बेसिक बात कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर फिर मैं आपका पूरा एक सेमिनार रखूंगा कि भाई हमें कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि बहुत हो हल्ला करके बहुत ज्यादा रो पीट के हम लोग इसको निकालें और अपनी जिंदगी जीना भी छोड़ दें इसके साथ। बताओ क्या समस्याएं आती हैं, कोई एक समस्या प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तुम बताओ। हाँ आप बताइए। मन को, अभी मैंने यही बात बोली थी, स्टेबिलिटी। तो देखो एक एक पॉइंट क्या निकल के आ गया, मन स्थिर नहीं रहता। तो भाई मन को स्थिर कैसे करें, पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा, अरे बताते जाओ। उठने का मन नहीं करता, ये समस्या नहीं, ये हरामपंती है, इसे समस्या नहीं कहते हैं। और सोशल मीडिया, और हाँ आप बताइए यार। अरे कोई समस्या नहीं आती भाई। मेरे 10 साल के करियर में, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ आईएएस की, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हूँ। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा आज। और हो सके तो उस अनुभव का थोड़ा सा फायदा आप भी उठाना कि हमें कैसे इन समस्याओं को दूर करना है। हाँ भाई, आप, मन विचलित रहता है, मन विचलित रहता है हिमांशु, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। शर्मा रहे हो आप लोग, या तो आप खुल के बोल सकते हो। मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं जो लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करूंगा, हालांकि रियल डॉक्टर राम सर हैं। भाई पीछे कोई समस्या, तुम्हारे पापा ने बताई थी कि हमारे लड़के को ऑनलाइन कोर्स दे दिया, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोचिंग नहीं गया, घर बैठ के ही देख रहा है। हाँ भाई, अरे आप लोग बता तो दीजिए, कोई एक दो ही समस्या ही हैं, तुम बताओ। बेस्ट कोचिंग, क्या बात है।
और पहली बात, इसमें मैं अपना नाम तो कभी नहीं लूंगा जहां भी आप बैठे हो, वरना आपको लगेगा कि सब अपनी तारीफ करते हैं। और बेस्ट कोचिंग कोई नहीं होती, उसको बेस्ट बनाते हैं वहां पढ़ने वाले बच्चे। अगर किसी टीचर को टीचर बनना है और किसी टीचर को टीचर बनाया है, तो टीचर ने नहीं बनाया है, उसको बनाया है उन बच्चों ने जो उनसे पढ़े हैं। मैं गलत नहीं हूं इस जगह पे। टीचर को टीचर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? स्टूडेंट्स की होती है। और जब टीचर बनता है उससे कोचिंग बनती है। आज आप 10 लोग सेलेक्ट होके जाओगे, कल आपसे कोई 100 लोग पूछेंगे तो आप किसका नाम लोगे? भाई उस कोचिंग में चले जाओ, वहां का सिलेक्शन रेशियो क्या रहा आपका? सबसे बेस्ट रहा है। यही बोलोगे या नहीं बोलोगे? वही क्या बन जाती है आपकी? बेस्ट कोचिंग बन जाती है। बात समझ में आ गई? बेस्ट कोचिंग कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कोचिंग मैं आपको इतना ज्ञान दे दूंगा, वो ज्ञान आप पचा नहीं पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है कि ज्ञान तो मैंने दे दिया, इतना मोटिवेट कर दिया, यहां बैठे बैठे आपके मन में एक फीलिंग आएगी कि आज घर जाते ही किताबें फाड़ दूंगा, लेकिन रास्ते में पता नहीं ऐसा क्या देख लोगे कि सारा का सारा मोटिवेशन आपका वहां गायब हो जाएगा। ये हंसी वाली बातें नहीं है, ये रियलिटी है आज के यूथ की, जनरेशन की जो हमारी चल रही है इस समय। और आप में से मोस्टली बच्चे जेन जी वाले होंगे जो 2000 के बाद में पैदा हुए होंगे। और कोई समस्या किसी की? 3 समस्याएं इन्हीं पे बात कर लूं फिर। पहला पॉइंट है मन को स्थिर कैसे रखें। तो सबसे पहले तो ये देखो मन में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हैं। क्या आपने खुद डिसीजन लिया है तैयारी का, या किसी के दबाव में आप तैयारी कर रहे हैं? कई बच्चे शादी के लिए तैयारी करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी कमी क्या है कि भाई पड़ोसी तैयारी कर रहा है इस चीज की, मैं भी कर लूं। पहले खुद से सवाल पूछिए कि क्या मुझे LSI ही बनना है या मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका अवतार किसी और उद्देश्य के लिए हुआ हो और आपने अपना उद्देश्य बदल दिया हो। सबसे पहला सवाल, क्यों सर? रियलिटी है। हम भीड़ चाल में ये तय कर लेते हैं कि अगर ये इस चीज की तैयारी कर रहा है, इसका नुकसान मैंने अपने जीवन में उठाया है। मैं 12th में 2 बार फेल हुआ सिर्फ इस वजह से कि मेरे घर वाले मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, और उस समय इंजीनियरों का बोलबाला था, दहेज मिलता था 40-50 लाख रुपए, और मेरे साइंस और मैथ यहां से जाती थी ऊपर से, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पल्ले ही नहीं पड़ती थी। कोटा भेजा, 2 साल तैयारी करवाई, फेल फेल। अब जब लगातार आप 12th में इतना फेल हो जाओगे तो आप डिमोटिवेट होंगे, और अपने ही ग्रुप में एक ऐसी हीन भावना आपके अंदर आ जाएगी कि यार ये लोग तो सक्सेस हो गए, मैं कहां रह गया। फिर किसी ने, मेरे भी एक कोई मार्गदर्शक बने जो उस समय RAS की तैयारी करते थे, रिसेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं RAS में। उन्होंने मुझे गाइड किया कि पहले खुद से ये पूछो कि तुमको क्या आता है और तुम अपने दम पे कौन से सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। तब उन्होंने मुझे एक ज्योग्राफी की छोटी सी बुक दी थी 12th की, आपके राजस्थान RBSE बोर्ड में चलती है। उन्होंने कहा इस बुक को कितने दिन में आप नोट्स बना के कवर कर लोगे? 7 दिन में मैंने पूरी बुक को नोट्स बना के रट के सुना दिया था। तब उन्होंने कहा था कि तुमको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चुनने चाहिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग। और मैंने फिर वो सब्जेक्ट लिए और 99.8% के साथ में मैंने टॉप किया था 2012 में 12th, और DU में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसी दौरान तैयारी शुरू की IAS की, और बहुत कम एज में 20 साल की एज में पढ़ाने लग गया। अगर मैं उसी फील्ड में चला जाता इंजीनियरिंग वाले में, तो हो सकता है कि मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल जाता, लेकिन 10-20 साल लग जाते मुझे बीटेक करने में। लगते नहीं लगते? बैक पे बैक लगती। लेकिन इस फील्ड में इतना अच्छा किया कि हाँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। जब मेरे जैसा गधा 2 बार फेल होके इस पोडियम पे आपको मोटिवेट कर सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप तो सब एक बार में ही पास हुए होंगे। मेरे फादर मुझे बार बार कोसते थे कि जब तुमसे 12वीं पास नहीं हो रही है तो तुम अपने जीवन में क्या करोगे। लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं था कि भाई मैं इंजीनियर बनूं, साइंस मैथ के साथ पास हूं। मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, और सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में जो मेरा फील्ड था, जहां मेरा इंटरेस्ट था, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है आप में से कोई डांसर बनना चाहता हो। आजकल तो इंस्टाग्राम, अभी सोशल मीडिया, जैसे भाई ने बताया कि सबसे बड़ा इश्यू ये है, इस पर आप एक चीज देखिए, इतने आइटम मिल जाएंगे कि मन ही नहीं भरेगा देखने से। हर 10 सेकंड में आपका स्वाद चेंज हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा।
कभी खुशी कभी गम वाला माहौल यहाँ चलेगा आपका। अचानक से ऐसी वीरों वाली वीडियो आ जाएगी कि रोंगटे खड़े कर देगी, और अचानक से ऐसा गम भरा गाना आ जाएगा कि हमें अपने पुराने दिनों की याद आ जाएगी, वो भी क्या दिन थे। ऐसी फीलिंग आती है इंस्टाग्राम पे। पहले तो मूवी आती थी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, अब हम वो मूवी नहीं देख पाते हैं एक साथ में। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, पेशेंस को खत्म कर दिया। और तैयारी की पहली शर्त होती है धैर्य, पेशेंस। आप जितना धैर्य के साथ, जितना पेशेंस के साथ तैयारी करेंगे, आपकी सफलता की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। कितने लोगों में इतना धैर्य है कि अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो उसी पोस्ट के लिए, उसी वैकेंसी के लिए आगे 2 साल इंतजार करने को तैयार है, अगर आपका सच में उसमें इंटरेस्ट है तो। मैंने जीवन में IAS के अलावा कोई दूसरा एग्जाम नहीं दिया और ना देना चाहता। सब लोग कहते हैं छोटा मोटा एग्जाम दे लो शादी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में शादी होने की एक सबसे बड़ी शर्त क्या है, सरकारी नौकरी। भाई सोसाइटी में एक टैग लग जाता है, चाहे आप चपरासी हैं, लेकिन आपको वैल्यू किस में मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप सरकारी पद पे हैं। मोस्टली आप कहीं भी जाइए, सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा जाता है कि क्या करते हैं आप, पूछा जाता है कि नहीं? क्या सामने वाले को सच में आपके कुछ करने से कोई इंटरेस्ट है? आपके कुछ करने में उसको कोई इंटरेस्ट है क्या? या आपका इतना बड़ा हितैषी है कि वो आपके कार्य जानना चाहता है? उसको सिर्फ ये जानना है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। रियलिटी ये है सोसाइटी की। आप क्या करते हैं इससे डिपेंड करता है कि आपको कितनी वैल्यू समाज में मिलेगी। आज योगी जी को देख लीजिए, है किसी की औकात जो उनके सामने बोल जाए? लेकिन एक समय था जब योगी जी केवल सांसद थे और संसद में रुला दिया था उनको लोगों ने, एक वो भी वैल्यू थी। इन चीजों से सीखा करो थोड़ा बहुत। तो सबसे पहली शर्त होती है तैयारी की धैर्य, और धैर्य जिसके पास होगा ना, दुनिया की कितने भी बड़ा तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, आपको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तीसरी बात है मन भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि हम अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड है ही नहीं। डेडिकेशन तब आता है जब आपको लगेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे यहां किन कंडीशनों में भेजा है। आप में से मोस्टली कितने लोगों के फादर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फैमिली में से कोई मेंबर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? 1 2 और कोई? और कितने लोगों के पेरेंट्स फार्मिंग से जुड़े हुए हैं? और फार्मर्स की इंडिया में क्या कंडीशन है आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोग मिडिल क्लास में नहीं आते, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, और एक ढंग की बीमारी हमारे परिवार में आ जाए ना, केवल एक व्यक्ति का चैन नहीं छीनती है, वो पूरे परिवार का सुख लेके जाती है। एक ठीक ठाक सी बीमारी आ जाए तो हमें उस परिवार की कंडीशन बदलनी है, और उसकी कंडीशन बदलने की पहली शर्त यह है कि जो आप कर रहे हैं सच में क्या अपने मन से कर रहे हैं या आप किसी के कहने से। तो एक इंटरेस्ट पूछिए कि आपका इंटरेस्ट सच में क्या है। जब इंटरेस्ट पता चल जाए तो दूसरी शर्त यह है कि जिस युद्ध में आप उतरने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता है या नहीं है। अगर आप LSI की तैयारी कर रहे हैं तो क्या LSI के बारे में पता है कि LSI क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, इसे कहां पोस्टिंग मिलती है, इसका ग्रेड पे क्या है। ये चीजें बाद की हैं, ग्रेड पे वगैरह। सबसे पहला काम है कि भाई जो LSI है, एक तो इसका वर्क क्या है, और वर्क जानने के बाद में फिर आपको फीलिंग आएगी, अरे वाह मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब भैंस बीमार हो गई, आ जाओ। इमेजिन करते हो ना भाई? मैंने बहुत इमेजिन किया। जब मैं तैयारी करता था मेरे यहाँ लाल बत्ती गूंजती थी, ऐसा लगता था मैं आज ही बन गया। होता है शुरू में जब हम तैयारी करते हैं किसी चीज की। दूसरा होता है कि जिस एग्जाम में जा रहे हैं आप, उसका एक बार सिलेबस आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, ना कि आपके हाथ में। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? दिमाग में उठते बैठते सोते जागते वो सिलेबस आपके दिमाग में रिकॉल होते रहना चाहिए। भाई मेरा ये सिलेबस है, इस सिलेबस में इतने टॉपिक हैं, इन टॉपिकों के ये सब टॉपिक हैं। कितने लोगों ने अभी तक ईमानदारी से बताना पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक देख लिए हैं कि मेरे ये टॉपिक्स हैं? देखे हैं? एक बार देख लिया, रिकॉल कर लिया है। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स में टॉपिक कितने टोटल, ये नहीं पता है। आज जाके पहला काम करना, सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाने के बाद, जैसे मैं मेरे ज्योग्राफी के अगर एग्जांपल दूं तो ज्योग्राफी में मोस्टली 14 टॉपिक आते हैं।
इन 14 टॉपिक को अगर मैं बांटूं तो 60 सब टॉपिक बनते हैं इसके। कितने सब टॉपिक बनेंगे? 60। अब इन 60 सब टॉपिक को आप अपने पास रखिए एक पेज पे लिख के। जैसे ही आपने एक बार पढ़ा उसके सामने 4-5 डब्बे बना लीजिए। एक बार पढ़ा उस पर एक बार क्लिक कर दो कि मेरा एक बार हो गया। जब अगली बार उसका रिवीजन करो तो दोबारा उस पर क्लिक कर दो। कम से कम आपके नजर में ये तो रहेगा कि मेरे इतने टॉपिक्स क्लियर हैं। ये तैयारी का सबसे बढ़िया पैटर्न है। आपके पास नहीं होगा, मैं बना के दे दूंगा सारा का सारा। दूसरी शर्त, सिलेबस जान लिया। उसके बाद में कोई कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप यहीं जुड़िए, कोई एक कोचिंग जहां आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाए। गाइडेंस का मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके तैयारी के दौरान आने वाली समस्याएं जो हैं उनको कैसे फेस किया जाए। क्या बुक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या पता है एक ये भी है कि हम लोग बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स का प्रसाद लेते हुए घूमते रहते हैं। आप किसी भी यूट्यूब का भी अगर देखना चाहते हो तो किसी एक टीचर को पकड़ लो, सिर्फ एक टीचर को, और लास्ट तक जब तक आपका वो सब्जेक्ट पूरा ना हो जाए उसी को पढ़ते रहिए। कभी हमने उत्कर्ष से देख लिया, कभी यहां से देख लिया, कभी वहां से देख लिया, मामला खराब है। कोई भैरू बाबा का प्रसाद थोड़ी है जो यहां से भी ले लो यहां से भी ले लो। किसी एक टीचर को फॉलो करेंगे लास्ट तक, वही सफलता दिलाएगा। क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, हर टीचर का समझाने का तरीका, हर टीचर की स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। मेरी अलग है। मैं सबसे पहले पूछता हूं, आते ही बताओ तुमने ये सुना है कि नहीं सुना। अब भाई जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। सबसे पहले पूछूंगा ये इसके बारे में जानते हो? नहीं जानते साहब, नहीं जानते तो फिर मैं उस हिसाब से शुरू करूंगा। अगर जानते हो तो उस लेवल से शुरू करूंगा। उसके बाद सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद में आप सेल्फ स्टडी कितना कर सकते हो, कितना करते हो, कितना करनी चाहिए ये सवाल नहीं है, कितनी करते हो ये सवाल है। और सेल्फ स्टडी में कोचिंग के टाइम को शामिल नहीं किया जाता है। पहली चीज, कोचिंग के टाइम के अलावा कितने घंटे आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं? 5 घंटे। और कोई? भाई 5 घंटे बताया इन्होंने, 5 आवर। मैं आपको आज एक चैलेंज दे रहा हूं, 4 से 5 घंटे कोचिंग के अलावा 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 में से शायद 4-5 घंटे आपके कोचिंग में, 1-2 घंटे खाने पीने में, और 6-7-8 घंटे आपकी नींद। 8 घंटे की नींद लो प्रॉपर। 8 घंटे से कम सोना भी मत। कितने घंटे हो गए? 8 और 5 13 और 2 15। कितने बचे हमारे पास? 9 घंटे बचे। 9 घंटे में से 2 घंटे बाबू सोना, जो भी करना है कर लो। मैं खुल के बोलता हूं इन चीजों पे, ठीक है। लेकिन वो बाबू सोना आपकी तैयारी में हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बनेंगे सबसे पहले वही छोड़ के जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। कितने घंटे बचे? 7 घंटे। 7 घंटे में से फैमिली को भी समय दीजिए। लेकिन ये 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ किसके होने चाहिए? आपके होने चाहिए। और ये 4 घंटे बताऊं कौन से होने चाहिए? ना तो इसमें आपको फोन देखना है, ना कोई सोशल मीडिया देखना है, ना कोई यूट्यूब चैनल देखना है। जितना आपने दिन भर पढ़ा उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद में एक मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आपने पढ़े उनसे रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे गए और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको सॉल्व करिए। और कोई समस्या अगर आती है किसी क्वेश्चन में, या ये सर ने नहीं कराया, सर ने नहीं बताया, तो अगले दिन आपका ये काम होना चाहिए कि उस टीचर के पीछे पड़ जाओ कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन दो। क्योंकि हमारा काम ही क्या है? आपकी समस्याओं का समाधान करना। इज दैट क्लियर? लेकिन ये 4 घंटे वो होने चाहिए कि अगर इन 4 घंटों में भूकंप भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, तो आप किताब लेके जमीन के अंदर ही जाओ, हड़प्पा की अगली खुदाई में तुम ही निकलने चाहिए। ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए आप लोगों का। सिर्फ इन 4 घंटों के लिए बोल रहा हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं मांग रहा। और 6 महीने ये 4 घंटे आप अपने आप को दे के देख लीजिए ईमानदारी से। ऐसे नहीं कि किताब लेके बैठे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब आप पढ़ के उठो तो आपकी आत्मा खुद ये कहे कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा है। चाहे उन 4 घंटे में एक ही पेज पढ़ो,
लेकिन वो एक पेज आपसे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए पूरी दुनिया में। वो होती है स्टडी। 4 घंटे में एक पेज पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हम 18 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, ये सब अफवाहें हैं, मिथ्स हैं सारे के सारे। अगर कोई कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, अगर उसका आउटपुट निकाल के देख लिया जाए तो वो 3-4 घंटे का आएगा। लेकिन वो 3-4 घंटे आप अगर शिद्दत से, ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो उस 18 घंटे वाले से बेहतर है। और इन 4 घंटों के लिए सबसे पहला पॉइंट है रेगुलरिटी। ऐसा नहीं कि भाई आज 4 दिन पढ़े फिर 40 दिन पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शादी भी है ना आपकी, तो 4 घंटे पढ़ के तब मंडप में बैठो। ऐसी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। सिलेक्शन की सबसे बड़ी शर्त 2 ही है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ना कोई कोचिंग सिलेक्शन दिलाती है, ना कोई टीचर सिलेक्शन दिलाता। सिलेक्शन दिलाते हैं हम खुद। हम खुद के लिए कितने ईमानदार हैं। क्लियर है? तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और नेहा मैम आपकी आ चुकी हैं, जो आपको साइंस में गाइड करेंगी। नाम कल्पना मैम, सॉरी यहां पर नेहा मैम, अच्छा साइंस के लिए अलग हैं ये। तो कल्पना मैम का स्वागत कीजिए आप लोग ताली बजा के। जानते हो ना बाकी लोग तो। फर्स्ट ऑफ ऑल माँ शारदा को नमन। देखिए, नमस्कार सर। मैं इनसे 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मतलब भयंकर डिसिप्लिन्ड इंसान, भयंकर, इतने ज़्यादा मेहनती इंसान है, शायद मेरे लिए वर्ड्स नहीं है, और वर्ड्स है ही नहीं। तब क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। इन्होंने जो कंटेंट पढ़ा दिया ना, माइंड ब्लोइंग है। मैंने इनकी खुद मेहनत देखी है, और मैं तारीफ नहीं करती जल्दी से किसी की, पर राम सर मेरे लिए बहुत, मतलब बड़े भाई जैसे मेरे को ट्रीट करते हैं। और ऐसे कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मैं ये बोलूँगी, इन्होंने जो जो भी आपको कंटेंट करवाया है ना, उसका रिवीजन। और सर ने कहा, जैसे पहले सर कह के गए हैं कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन्ड और रिवीजन, रिवीजन 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 प्लस PYQ सफिशिएंट। इतना ही कहते हैं, सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहे को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम उस माँ के बच्चे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, तो ये चंद पंक्तियां थी। वापस मैं बोलूंगी, जितने भी आपको नोट्स करवाए जाएंगे वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। पर ये है कि 100% आपको किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं लाना होता, आपको 60-70% पे ही सिलेक्शन मिल जाता है। तो इतना तो कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये सोचते हो ना कि ये चीज़ भी पढ़ लूँ, ये चीज़ भी पढ़ लूँ, ये चीज़ भी पढ़ लूँ, नहीं। 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ो। मैंने वापस उसी लाइन पे आ रही हूँ, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। थैंक यू सो मच। नॉरफिन और मेथेडोन, अब मुझे बता दो ये हैं क्या? आर्टिक अभी कैसे हो? बढ़िया। सभी को जय श्री महाकाल, राम राम। सर ने खूब आपको मतलब जोश भर दिया है, बढ़िया अच्छा वाला जोश भर दिया आपके अंदर है। कुछ समझ में आया? देखो बात, हम कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और आपके सिलेक्शन की तैयारी करने कैसी होती है वो आपने, सर ने सब को बता दी। लेकिन हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उन सिलेबस के आधार पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमें सिलेक्शन लेना कैसे है। बात ये, सिलेबस देखो सभी पढ़ाते हैं, कोचिंग सभी अच्छा पढ़ाती हैं, ऐसी बात नहीं, कोई अच्छा नहीं, बुरा नहीं पढ़ाना चाहता।
बात यह है कि आपके अंदर उस सिलेक्शन को लेने के लिए जिज्ञासा कितनी है, ललक कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। बाकी तो ठीक, पहली बात आपका एक मेन टारगेट रहता है, अब माइक धीरे धीरे ऐसा करेगा, एक मेन टारगेट आपका भी फिलहाल जो टारगेट है वो कौन सा है, LSI। कौन सा टारगेट है? ये जो बात है ये आपके मन में और आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, LSI बनना है। सबसे पहली बात ये कि ये चीज़ आपके मन में अगर घूमती रही, एक तो आपको फालतू जो चीज़ें, जैसे आपने सर ने कहा कि मोबाइल चलाना, तो जो ही मोबाइल चलाते हो तो आपके दिमाग में आना कि हम आए किसके लिए हैं, LSI बनने के लिए। पहली बात, अगर इसको नहीं बनना, देखो मैंने आपको कहा कि अगर एक बैच के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बैच के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, पक्का है कि 100 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, टीचर आपको जो पढ़ा रहा है, एक चीज हमेशा याद रखना कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो सबको एक जैसा पढ़ाता है, सबको एक जैसा ही पढ़ाता है। ठीक, सारे एक जैसे ही पढ़ते हैं, तुम जब है वो सारे एक जैसे पढ़ते हैं, नोट्स भी आपको एक जैसे बनाते हैं, फिर सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता है? इन्हीं में से अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी सारा का क्यों नहीं होता? अगर ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी ना, उस दिन आपका सिलेक्शन के लिए एक स्टेप तैयार कर लोगे आप, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सर ने कहा कि जिस दिन सिलेक्शन LSI का अगर हम सिलेक्शन ले रहे हैं तो उनमें उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो सबसे पहली बात तो करते हैं रेगुलर। सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, रेगुलर। कि रेगुलर का मतलब होता है कि जो मैटर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो रेगुलर पढ़ रहे हैं। एक मुझे बाकी काम, हम ये नहीं कहते कि भाई सारे दिन पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, लेकिन पढ़ने का तरीका ये है कि जो आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिवीजन जब हो जाएगा तो आप एक सिलेक्शन की नजदीक चले जाओगे भाई। पहला बात, रेगुलर आपको क्या लेना है, लागो रिवीजन है, पहली है। दूसरी बात, जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले आप जब भी यहाँ क्लास अटेंड करते हो, ठीक, क्लास जब अटेंड करते हो तो इसकी चर्चा हम बात करते हैं कि हम 2 प्रकार से बात करते हैं। देखो, एक नाम आता है टेस्ट, ठीक, और एक नाम आता है आपका कि क्लास के अंदर जो बात करते हैं क्लास स्टडी। ये 2 चीज़ों पे मैं बात करूंगा, बाकी सब ठीक है यार, यही चीज़ आपके काम में आने वाली। पहली बात, आपका जो LSI का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, सब्जेक्ट के, एक, और 100 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, जो GK वाला पोर्शन है। यही बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, सब्जेक्ट आपके 10 हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, बात करते हैं ये GK वाला पोर्शन। अब आपको क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो आपको नोट दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात, एक तो क्लास में हमेशा रेगुलर रहो। सबसे बड़ी बात यही है कि आप क्लास में रेगुलर, जैसे आपने कहा कि आज आप आए, कल नहीं आए, तो आज का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी ये खासियत होती है कि जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो पहले वाला टॉपिक क्या करवाऊंगा, रिवीजन। तो पहले आप पढ़ के गए हो, उसके बाद दूसरे दिन आए तो दोबारा रिवीजन हुआ, मतलब आपका ये मैटर आपका सॉलिड हो गया। ऐसे करते करते हम रिवीजन करते रहेंगे तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट मुझे याद है, ये आपको लगने लग जाएगा कि सब्जेक्ट मुझे याद है। लेकिन बात यह है कि आप उसका रिवीजन करते रहो, रेगुलर क्लास। दूसरी, रेगुलर क्लास के बाद में घर जाके उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। क्लियर है? इसके बाद में जब ये आपकी स्टडी जो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में एक दूसरा पोर्शन आता है, वो कौन सा है, टेस्ट। और टेस्ट के नाम से मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत डर लगता है। 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं और जब ड्यूई टेस्ट के नाम आते हैं तो आधे बच्चे तो गायब हो जाते हैं। क्यों? इस टेस्ट से डरना नहीं। पहली बात, ये टेस्ट जो वाला जो पार्ट है इससे डरोगे नहीं, डरोगे तो मतलब गए काम से। क्या होता है, कई बार टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, थ्योरी पढ़ा रहा होता है, तो कुछ चीजें उससे मिस हो जाती हैं, और वो चीज मिस हो जाती है, वो किसके माध्यम से समझाएगा आपको, तो एक नई चीज मिली आपको, टेस्ट के माध्यम से समझाएगा। तो टेस्ट आपको देना ही देना है। पहला टेस्ट में आपके मान लो 10% ही सही है, कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि मेरे पूरे के पूरे 150% सही हुए, नहीं, 10% आपके सही हुए हैं तो 10% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टेस्ट आया तो आपको याद रखना है कि इस 10 से आगे बढ़ना है, ठीक। तो अगला कि भाई अगले में टेस्ट में आपके कितने % सही हुए, 23%। ऐसे करते करते जब एग्जाम के पास में आए तो आपको यह है कि टेस्ट पेपर में आपके कितने % सही हो जाने चाहिए,
इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इसको रोकना है। और ये रोक के कैसे जाओगे कि आपको 10% ही आ रहे हैं तो आप 10% ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपका पैटर्न का जो पेपर का जो पैटर्न चल रहा है ना, उसमें आपके प्रश्न आ रहे हैं, एक तो मिलान वाले प्रश्न। कौन से आ रहे हैं कि भाई आपको हर चीज का, हर टॉपिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप कर लोगे। कि पहली बात, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आ रहे हैं, इधर ये है और इधर ये, तो आपको दो चीज अगर आपको मैच करना आ गई, दो चीज के बारे में आप जानते हो, तो पक्का है कि आप कैसे ना कैसे के चारों चीजों को मैच कर लोगे, पहला। दूसरा जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। कौन सा? ट्रू एंड फॉल्स, मतलब एक चीज आपको फॉल्स देगा, तीन चीजें आपको वो ट्रू देगा। या अगर फॉल्स दे रहा है तो तीन चीज आपको फॉल्स देगा और एक क्या चीज देगा? ट्रू देगा। मतलब आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, मैंने कहा ना, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके ये प्रश्न कर सकते हो सत्य है या नहीं है, मिलान वाला। तीसरा, अगर जो पैटर्न जो चल रहा है वो चल रहा है कथन और कारण का। किसका चल रहा है? कथन और कारण। और कथन कारण के लिए भी आपको उस टॉपिक की डिटेल वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई एक तो क्या है, रेगुलर क्लास लेनी है। दूसरी बात, आपका जो रिवीजन जो हो रहा है, ठीक, ये रिवीजन रेगुलर होना चाहिए। आज का पढ़ा वो आज ही रिवीजन करना। रिवीजन करने के 2-3 तरीके बता दूं आपको। जैसे कहा कि आज आपने चीज पढ़ी, इसका जाके आपको रिवीजन किया, पहली बात। दूसरी, कल आपको पढ़ाया हैं और घर गए तो पहले इस चीज को रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेके वापस रटने लग जाओ, नहीं। इसकी क्या मारनी है? केवल रीडिंग। देखो, आपको देखना कि आपका रिवीजन कैसे हो जाता है। केवल क्या मारनी है? रीडिंग मारनी है। रीडिंग मारने के बाद में जो आपको नेक्स्ट दिन जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप वापस तैयार करो। फिर तीसरे दिन आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हो तो पहले 2 दिन के वाले जो टॉपिक है उनकी रीडिंग मारो और तीसरा वाला है उसको ढंग से पढ़ो। ऐसे करते करते आप, जब आपका कोई सब्जेक्ट है तो मैं बता रहा हूं आपका इस पर 20 बार आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन। और किसी कहते हैं कि एक, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो और हनुमान चालीसा पहले दिन आप देख के पढ़ो, दूसरे दिन आपने देख के पढ़ी, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको उसको बिना देखे पढ़ने लग जाओगे। रीजन है, आपने हनुमान चालीसा क्या मार रहे हो? रीडिंग मार रहे हो ना। आप लगभग अगर हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो तो रीडिंग ही मारते हो, ठीक। और रीडिंग मारते 5 से दिन बाद में आपको पूरी याद हो जाती है। मतलब पावर तो है रीडिंग के अंदर। तो जो रोज चीज आपको पढ़ाई जा रही है ना, उसकी आप रीडिंग करते जाओ। और कह रहा हूं एग्जाम तक आते आते इतनी बार आप रीडिंग हो जाएगी आपकी कि सारी चीजें आपको अपना आप क्लियर हो जाएगी। आपको पता है कि यार ये चीजें मुझे आती हैं, पहली बात। दूसरा, एक चीज और बनानी है आपको, क्या नाम आता है? प्रॉब्लम। एक, जब भी आप कोई, अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम की, हम चर्चा करते हैं, तो यह रंगा, जब भी अगर आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर देते हो तो आपको प्रॉब्लम के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब आपको कैसे? कि जब आपने पेपर दिया तो जो चीज आपको नहीं आई है या आपसे गलत हुई है, सही जिसको कर दिया आपका तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सही तो कर दिया तो आपको आ रहा है। लेकिन हमें समस्या कहां है कि जो चीज आपको नहीं आ रही है या जो चीज आपने क्या करी है, गलत की है, उसका आपको अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक रिकॉर्ड बनाना है, एक रजिस्टर बनाना है, कॉपी बनानी है। और आपको ये लगना है कि मुझसे गलतियां क्या हुई। चलो आपने नहीं की, कोई बात नहीं, जो गलत चीज जो हुई है, एक जो गलत चीज हुई है, उन गलत चीज को आप रिकॉर्ड करो और साथ में उसके कि भाई कारण क्या था, उसका कारण, और उसका जो सही जो मान है या सही जो चीज है, इसके बारे में आप इसके, तो धीरे धीरे ये जो गलतियां होती हैं धीरे धीरे आपके क्या होने लग जाएंगी? कम। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जो बुक है उसको तैयार करनी है। हर पेपर में वही प्रश्न लिखने हैं जो आपने क्या किए हैं, गलत। वो प्रश्न लिखने हैं और प्रश्न लिखने के बाद में उसका आंसर लिखना है। ऐसे करते करते आपके पास में जो गलतियों का जो सॉल्यूशन होगा वो इतना हो जाएगा कि आपको वो चीज वापस गलती नहीं करो। आपको ये भी ध्यान रखना कि एक प्रश्न आपको आ रहा है एग्जाम में, ठीक, और वो गलत हो जाता है और आप उस घर आके उसको देखते हो और वो आपको कहे यार मैंने गलत कर दिया। उस प्रश्न को अगर एग्जाम में वो आ जाए तो उस प्रश्न को आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ये गारंटी है। होता है ऐसा? ये हो रहा है। तो मतलब आप गलतियों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो और इसको सॉल्यूशन के रूप में एक बुक के अंदर बनाना स्टार्ट करो।
धीरे धीरे ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि सिलेक्शन की तैयारी। और बात करता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की आपको बता दूँ तो मैं ऐसे ही आपको एक क्रम में पढ़ाऊंगा कि एक ही चीज़ है वो बार बार आएगी। एक ही चीज़ वो कैसे आएगी? बार बार। आप खुद कहोगे सर ये बार बार आ रही है। और ये आदत कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो, और मैं हर सेमिनार में यही बात कहता हूँ कि जब भी पढ़ा रहा हूँ तो एक ही चीज़ को बार बार लाता हूँ, जानबूझ के लाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको क्या हो जाए। और जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि आपको ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ाई है। ठीक, ऐसे करते करते आपके पास में वो चीज़ें बार बार आएंगी तो आपके माइंड में वो चीज़ें घूम जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा, जैसे सर ने आपको कहा है कि भाई हमें आज से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे कल से आपका बेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जब आप कल से पढ़ना स्टार्ट करें तो याद रखना वो चीज़ें कि भाई कुछ टाइम, अपना एक टाइम फिक्स करो, और ये टाइम आपको स्टडी को देना ही देना है। यानी ये रेगुलर टाइम स्टडी को, कोचिंग के बाद, क्लास के बाद जब आप घर जाओ तो कहा कि ये समय मेरा है और इस समय को मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। और वो समय आपका कौन सा होना चाहिए? स्टडी का। और अगर ये समय आपने देना स्टार्ट कर दिया तो ये गारंटी है आपका सिलेक्शन श्योर है। ये बच्चा, अब आपको पता है, आज हमने बोला, जैसे सर ने कहा आज तो आपके जोश आया, कल ये ठंडा हुआ, फिर कल और ठंडा हुआ, परसों जम जाएगा, है ना, परसों जम जाएगा और उसके बाद में मामला, हाँ, तो पर वापस उसी कंडीशन में आ जाओगे। ये चीजें ये होता है। एक आज हम बोल रहे हैं तो इसीलिए मैं आपसे एक बताऊं, इस आपके सेमिनार के माध्यम से कहूं कि हर महीने, चाहे वो जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, नए बच्चे, पुराने बच्चे जो भी हैं, हर महीने आपका सेमिनार आयोजित करेंगे और उस सेमिनार को बोलेंगे मोटिवेशनल सेमिनार। ये याद रखना भाई। कौन सा सेमिनार करेंगे? मोटिवेशनल जो सेमिनार है ये हम करेंगे। इसके अंदर आपको जैसे संडे का एक दिन डिसाइड करेंगे और उसके माध्यम से फिर आपको वापस जोश का है जो आप जमे हो उसको पिघलाने का काम वापस करेंगे। क्लियर है? और इसके बहाने हम सबसे आपसे मुलाकात भी होगी, हैं, कुछ नाश्ता पानी भी हो जाएगा। हाँ सर, ये जरूरी है। हाँ, पेट पूजा हो जानी जरूरी है। ठीक है, तो इस माध्यम से सेमिनार इसीलिए किया जाता है। वैसे सेमिनार एडिशन के लिए नहीं होता है। काफी बच्चों को लगता हो कि सेमिनार के अंदर एडिशन होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके बारे में। सेमिनार के मतलब होता है कि आप ठंडे हो चुके हो तो वापस आपको क्या करना है? गर्म करना है। और गर्म करने का पर्पज है कि मेन पर्पज यही रहता है कि आपका सिलेक्शन। फिर दूसरी बात, जैसे ही आपका बेस शुरू होता है और बेस शुरू होने के बाद में आपकी क्लासें लागू रही और आपका सिलेबस पूरा हो गया, तो पूरा होने के बाद में जैसे आपको नीरज सर ने बताया था क्लास, ये रिवीजन जो क्लास है ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी भैया। ठीक है, रिवीजन क्लास का। और ये रिवीजन क्लास है, इसके अंदर आपको कुछ लिखवाया नहीं जाएगा, केवल आपको रिवीजन करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आज इस टॉपिक का क्या करवाना है, रिवीजन कराना है। 3 घंटे की 4 घंटे की जो क्लास चलेंगी उसमें रिवीजन कराना है। और रिवीजन कब, ये कब तक चलेगा? आपका एग्जाम, मतलब एग्जाम का लास्ट जो 2 महीने रहते हैं, 2 से 3 महीने रहते हैं, उसके अंदर अलग से आपकी क्लास उन्हीं बच्चों का जिस बच्चों का सिलेबस हो चुका है। और ये गारंटी है कि आज तक मुझे मेरी कोचिंग से जितने भी अरावली क्लासेस, जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो रिवीजन क्लास प्रॉपर अटेंड कर रही है। जितने भी बच्चे हैं, आपको अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर हम यहाँ अच्छा प्रोग्राम भी करेंगे। जो रिवीजन, जो सिलेक्शन हुए हैं उन बच्चों को बुलाएंगे भी, आपके सामने रूबरू भी करवाएंगे, साथ साथ में हाँ महाकाल का कुछ प्रसाद है वो भी करेंगे। और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उन बच्चों को महाकाल भी लेके जाऊंगा। एक कुछ जो बच्चे जितने भी हैं, 150 के लगभग बच्चे हैं, बस के द्वारा उनको महाकाल के दर्शन भी करवाएगा। ठीक है, तो ये रीजन, ये आपके पास भी ये मौका आएगा। मैं हमेशा जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए करता जरूर हूँ। ठीक है, प्रोग्राम भी, ठीक है, तो इस बार ये प्रोग्राम डिले हो रखा है, वरना हो जाता। इसका सौभाग्य आपको भी मिले। ठीक है, इसीलिए ये याद रखना है कि ये सब चीज़ें वो इसी चीज़ का है कि रिवीजन जो क्लास जो ले रहे हैं उन बच्चों में, और जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमें लग ही जाता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, इस बच्चे का सिलेक्शन, रीजन उसका चेहरा बोलेगा कि जो पढ़ने वाला जो बच्चा है अपने आप चेहरा बोलेगा। और रियल में आज तक का ये कैलकुलेशन गलत नहीं हुई है कि हमने कहा कि भाई तेरा बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा, तुझे थोड़ा सा ये और काम करना है, तो उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे सिलेक्शन दिए नीरज सर और मैंने। 2019 में हम दोनों साथ में जुड़े थे और 2019 से और अब तक हम खूब सारे सिलेक्शन दिए और सिलेक्शन हुए भी हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना ये नहीं होता। अब जैसे सर ने कहा कि भाई हम आपको
100% पढ़ा रहे हैं और आप जाके उसको 40% भी कवर नहीं कर रहे, तो इसमें हमारा ये बात रखना। अगर आप हमने 100% आपको दिया और आपने इसका, जैसे मैडम ने कहा कि आपने 80% भी कवर कर लिया ना, गारंटी है सिलेक्शन होता है। कई बच्चे, जैसे हम कहते हैं कई बच्चे रैंक के लिए तैयारी करते हैं, तो रैंक की तैयारी करना भी थोड़ा सा है कि वो बच्चे अपना थोड़ा समय और बढ़ा देते हैं। ठीक, जब भी आपको क्लास में कोई पढ़ा रहा हो और पढ़ा रहा हो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या सोचते हो कि ठीक कोई बात नहीं, देख लेंगे, रट लेंगे। नहीं, उस समस्या का वहीं की वहीं समाधान करो कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा बतानी है। ठीक है, और ये जब जिस बच्चे ने, क्योंकि कई बच्चे देख लेते हैं, आप सोचो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और वो आपको 100% समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है? ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और आपके 100% समझ में आ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, हाँ ठीक है सर समझ में आ गया है। ठीक है, मैं 2-3 बार पूछता भी हूं आपसे कि भाई समझ में आया, कि हाँ समझ। अगर आप भीड़ के अंदर नहीं पूछ सकते, क्लास में बहुत सारे हैं और उस नहीं पूछ सकते, तो बाहर निकलते कि सर आओ कोने में। इसीलिए मैं बोलता हूं ये कोना किसके लिए है? आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, और मैं क्लास में भी कहता हूं कि अभी पूछ लो, बाद में मैं कोने में नहीं आऊंगा। हाँ, तो ये जो कोना है, ये कोना आपकी समस्या के लिए है। ठीक, आप पूछ सकते हो वहां जाके कि सर यहाँ आप बताओ, ये चीज मुझे दोबारा नहीं समझ में आई। कोई भी टीचर, चाहे आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो, जैसे साइंस से संबंधित हो, चाहे आपके हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित हो, उस टीचर से जो समस्या आ रही है तब तक आगे घर मत जाओ जब आपका वो कंसेप्ट है वो क्लियर ना हो जाए। ये याद रखना, जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ना। एक सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा ये भी है। और बात कहूं, सिलेक्शन कोई कोचिंग नहीं करवाती, सिलेक्शन आप स्वयं खुद करवाते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो होता है वो आपका खुद का मैटर होता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन होता क्या। समझ में आ रही कुछ बात? समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, एक तो सबसे बड़ा ये नियम बनाना है कि क्लास जहां तक हो कैसी रहे, रेगुलर। कई बच्चे आते हैं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्लास रेगुलर हो। दूसरा, जिस दिन जैसे सैटरडे और संडे को आपका टेस्ट होता है, तो टेस्ट के समय ये याद रखना कि टेस्ट रेगुलर लो। कई बच्चे होते हैं कि हम सर मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं टेस्ट नहीं दूं, टेस्ट में पढ़ा नहीं तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको नहीं आ रहा हो तो आपके इस माध्यम से आपको क्वेश्चन तो मिल रहे हैं। आपको अगर मान लो नहीं आ रहा तो क्या मिल रहा है? क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप इस माध्यम से आपको 150 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों का आपको बुक तैयार हो जाएगी आपकी, और आपको एक संग्रह मिल जाएगा क्वेश्चनों का। और हो सकता है उस, जैसे मान लो आपने, हमने 150 प्रश्नों का आपका टेस्ट लिया है और उसमें से अगर आपके 4 या 5% भी क्वेश्चन में आ गए, आपकी एग्जाम, फाइनल एग्जाम में आ गए, तो बेनिफिट मिला बेनिफिट। ऐसे हर एग्जाम के अंदर ऐसे 2, 4, 5 प्रश्न आते। हर टेस्ट के अंदर आपका एग्जाम, जो टेस्ट लगे हम क्लास में लेंगे, उसमें 4-5 प्रश्न अगर पढ़ते गए तो लास्ट तक एग्जाम आते आते आपके 5 से 50 पेपर के लगभग हो जाएंगे। और काउंट करो, 50% के आधार पे अगर पेपर मिल गए आपको कि 50 पेपर आपको मिल रहे हैं और एक पेपर में कितने प्रश्न हैं? 150। कितने प्रश्न हो गए? कितने प्रश्न हो गए? 7,500 के लगभग प्रश्न हो गए। अब आपको बताओ, हर एक लाइन से आपका प्रश्न निकल रहा है और 7,500 प्रश्न हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रश्न बाहर जाएगा फिर। एक अब की बार थोड़ी सी बात बता दूं, अब की बार जो टॉपर जो बच्चा था, ठीक है, जो बच्चा टॉपर रहा हुआ है उसकी बात करते हैं, उसके 150 में से 130 प्रश्न सही हैं। जो काट पीट के कितने प्रश्न सही हैं? 130% सही है। आप देख लो, 130% में भी उसने भी 20 प्रश्नों का ध्यान कर दिया है। तो आप कभी ये भी मत सोचना कि मैं 150 में से 150 प्रश्न आए उनको तैयार कर दूं, नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो थोड़ी सी कैटेगरी की ओर चर्चा कर लेता हूं कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन की बात में तो कहा, जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 112 नंबर। ठीक। दूसरी बात कर सकते हैं, ओबीसी है, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 109 नंबर। ठीक है। एमबीसी की जो कट ऑफ थी उसकी अगर चर्चा करते हैं तो उसका कितना था? 103 नंबर थी। ठीक है। अगर बात करते हैं एसटी की, अगर कट ऑफ की बात करें तो कितना था कि 90 नंबर।
और 93 नंबर थी, और एससी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 91 नंबर। ये कट ऑफ रही है पिछले साल, कट ऑफ, ये जो आपको बताऊं ये कट ऑफ रही है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 150% हैं, और 150% में से हमें पता है कि भाई मुझे अगर नेगेटिव मार्किंग को कट करके मुझे नंबर मेरे कितने लाने हैं, 120 नंबर, आपकी ऑल कैटेगरी क्लियर हो जाती है, ऑल कैटेगरी क्लियर हो जाती है। तो ये एक सिलेक्शन का एक मुद्दा है, आपको कभी ये नहीं करना। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। कई बार ऐसा पर्सन होता है जो आपने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है, और उसके बारे में समझ में नहीं आया, उसमें आप कहते हैं सर अब तो अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ठीक, और उसके अंदर क्या कर लिया आपने, उसको पर्सन को गलत नहीं, एक पर्सन आपके नंबर लेके जा रहा है। पहली बात, जो आपने पर्सन किया वो पर्सन गलत हुआ। दूसरा, वो आगे जो सही किया उसका भी कितना भाग लेके चला गया, 1/3 भाग लेके चला गया। तो इस नेगेटिव को कंट्रोल करना ही करना है। ये कब कंट्रोल होगी ये नेगेटिव, तो आपका जो क्लास टेस्ट जो होगा है, और मैंने आपको कहा कि क्लास टेस्ट में, पहले क्लास टेस्ट में आपके 10% ही सही हूं, आपको 10% आ रहे हैं तो 10% से संतुष्ट हो। लेकिन अगला जो टेस्ट पेपर जो होगा तो याद रखना, कहना कि ये 10 तो मेरे सही होने चाहिए, तो मैं कहां तक पहुंचूं, 30 तक। ऐसे करते करते आपको कहां तक पहुंचना है, 130 तक, और एग्जाम तक, लास्ट तक आते आते ये पहले पेपर में ये टेंशन नहीं करनी है कि सर मेरे कितने % सही हुए, मेरे तो 10 ही हुए, नहीं, आप ये चीज नहीं। एक आपको कोशिश करनी कि अगले पेपर के अंदर इस 10 से कम नहीं आने चाहिए, ज्यादा ही आने चाहिए। ये चीज अगर आपने अपनाना सीख गए तो ये गारंटी है आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। और बात शर्त है कि घर पे जाके कम से कम, ज्यादा भी नहीं मांग रहा, कितने घंटे कोचिंग के अलावा, अगर घर पे जाके आपने 4 घंटे उसका रिवीजन कर लिया सारे सब्जेक्ट, उसके बाद में, अभी मैं 4 घंटे बोल रहा हूं, उसके बाद में ये गारंटी है जब आपको पढ़ाएंगे ना तो आप 8 घंटों तक पहुंचा देंगे हम। हाँ, कि 4 घंटे में आपका कवर ही नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो 4 घंटे के अंदर से देखते हैं तो ये कवर हो, 8 घंटे तक हम पहुंचा देंगे आपको। पढ़ने के लिए मजबूर मैं कर दूंगा आपको, ये पक्का है। सिलेक्शन के लिए मजबूर मैं कर दूंगा, लेकिन ये है कि आपका जोश जमना नहीं चाहिए। आपका जोश कि आज बताया, आज जाके कल घर जाते ही, सर जम गया मैं तो, नहीं। दूसरी बात, थोड़ा सा मोबाइल, ये आपको मैं बता दूं, आपको मोबाइल, इस मोबाइल से आपको थोड़ा सा अवॉइड रहना है। खुद देखो, एक ध्यान रखना, ऐसा कोई जंतु नहीं है इस दुनिया के अंदर जो अपने लिए समय नहीं निकालता हो, एक मनुष्य को छोड़कर। नहीं, एक मनुष्य एक ऐसा है, जंतु मान सकते हो या जानवर कह सकते हो, जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, वो दूसरों को देता है। एक जानवर अगर बात करते हैं, आप वेटरनरी से हो तो एक ध्यान रखना, एक गाय है वो भी बैठी रहती है तो जुगाली करती है, तो चुपचाप अपनी मस्ती में लगी रहती है ना, अपना खुद का काम करती है। और आपके पास जब समय फ्री हो तो आप मोबाइल को, दूसरों की रील देखते रहते हो। कमाई कौन कर रहा है, दूसरा। रील आप देख रहे हो, कमाई किसी और को हो रही है, तो मतलब आपका समय वो दूसरों को दे रहे हो आप। तो ये चीज आपको यहाँ है कि पहले कुछ समय ये ऐसा निकालो कि वो समय मेरा है, इस समय के अंदर चाहे कोई भी XYZ कोई भी आओ, लेकिन मैं मेरे लिए काम करूंगा, ठीक है। और ये जिस दिन ये चीज आपके समझ में आ जाएगी ना, तो पक्का है आप सिलेक्शन की सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ये फैक्ट है। बीच बीच में आपके मन में ये भी आता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरे याद नहीं हो रहा है, पढ़ भी रहा हूं फिर भी याद नहीं हो रहा है, सर ने कहा कि लगातार रिवीजन करो फिर भी याद नहीं हो रहा। नहीं, आपके याद हो रहा है। उस सब टॉपिक से संबंधित अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो आपके मन में तुरंत ये चीज आएगी, मैंने पढ़ी है, ठीक। और आपकी जो, मैं आपको बता दूं, आपका जो कर्मचारी चयनित बोर्ड जो आपका जो पेपर लेता है वो पेपर बहुत आसान देता है, बस एक लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे अब की बार एक प्रश्न आया था कि अगर बात करते हैं कि बकरी का, भेड़ का गर्भकाल, प्रश्न एक चीज आया था, भेड़ का गर्भकाल, बताओ भाई भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, 145। आपने कहा कि सर 145, ऑप्शन में क्या दे रखा था, 142 से 152 पहला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था, ठीक, 152 दे रखा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था, 310 से 315, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या दे रखा था, 114 से 120,
ठीक, और एक और दे रखा था, किसका, गाय का दे रखा था 282 से 285। बताओ कौन सा है आंसर। आप थोड़ा दिमाग लगा सोच के देखो, ऑप्शन आपस में दूर दूर तक मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। तो यहां आपने कहा सर 145 होता है, तो ये लोग 145 के बीच में आ गया ना। अब ये देखो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं आपको नजदीक। सोच के देखो, फिर भी अगर इस प्रश्न को अगर बच्चा गलत करता है तो मतलब मामला तो बहुत गड़बड़ है भाई। बहुत सारे प्रश्न मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको पेपर हल करवाऊंगा। 2025 का जो भर्ती का पेपर आया वो भी, 22 का भी, 18 का भी, 16 का भी। तो देखना ऑप्शंस में अगर बात करते हैं तो नजदीक ऑप्शन ही नहीं है। और फिर भी अगर आप प्रश्न ये कहूँ, अगर इजी वे, अगर बच्चा कहा कि अगर हम पढ़ रहे हैं कि जो बच्चा 4 से 5 घंटे रेगुलर अगर पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा आराम से सॉल्यूशन कर सकता है, आराम से सिलेक्शन हुआ है। और ये याद रखना, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो बच्चे रिवीजन क्लास ली, टेस्ट प्रॉपर दिया, ठीक है, लगातार क्लास में हुई, ये और साथ में फ्रेशर थे। मतलब एक साइड कॉलेज पास और उसके बाद में तुरंत उन्होंने तैयारी करी, और उन बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ। ठीक है, जो बच्चे रिपीटर थे ना, उन बच्चों का सिलेक्शन कम क्यों हुआ, कि उन्होंने दिमाग को थोड़ा सा एडवांस लगाया, पढ़ानी 3 महीने लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया तो उनकी थ्योरी क्लियर नहीं हुई। दूसरी चीज, उनकी सब्जेक्ट वाला भाग क्लियर हो गया तो बोर्ड ने थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया, और सिलेबस चेंज कर दिया तो वो सिलेबस में रह गए, 50 वाला जो मैटर था उसी में घुल के रह गए, तो उनका सिलेक्शन कम हुआ। तो रेगुलरिटी जरूरी होनी चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि सिलेक्शन अपने खुद पे डिपेंड होता है, और आपके माइंड में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है। और ये याद रखना, जो बच्चे घर वाले, अगर आपको मैं बता दूं, जिसके घर वाले ना अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए सौभाग्य है ये चीज है, और पढ़ा रहे हैं तो आपने घर वालों का मेहनत का, घर वाले आपके लिए 100% मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत का 80% तो दो भाई। ठीक, और ये 80% तभी देगा जो बच्चे को ये लगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरे घर वालों मुझे बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, यहाँ आप जाते हो तो आपको किराया भी देना पड़ता है, खाने खर्चे का, फीस का, ठीक है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम में आप सहयोग दे रहे हो, लेकिन खुद का अगर आपने सहयोग देना बंद कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। तो सबसे पहली बात है कि खुद का सहयोग होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये चीजें मैंने कहा ना, एक समय ऐसा है, अपने खुद के लिए समय निकालो। और दूसरी बात, कुछ करने से पहले सोचना होगा कि जब अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे और हमारा लाइफ कैसी होगी, और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे और हमारा सिलेक्शन, ठीक है, हमारा क्या होगा। ये 2 चीज अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दी तो कह रहा हूं वो बच्चा कभी भी अपनी जिस दिशा में चल रहा है उससे दिशा से बाहर जा ही नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो पक्का उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये चीजें आपको कवर करनी है, इस चीजों को ही लेके आपको चलना है। सेमिनार का मतलब यही होता है कि आपको अपनी खुद की कमियों को उजागर करवाना, कि आपने के अंदर कितनी कमियां हैं, उनको आप दूर कैसे कर सकते हो, ये चीज आपको करनी है। बाकी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, सहयोग हमारा पक्का रहेगा भाई। ये है जिस बच्चे का। दूसरी बात ये याद रखना कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत जब भी क्लास खत्म हो तब, या क्लास के अंदर भी हाथ खड़े कर सकते हो और कहोगे सर दोबारा बताओ, नहीं आया, दूसरा तरीका बताओ। टीचर आपको समझाएगा, ठीक है। नहीं, टीचर अगर आपको नहीं समझा रहा हो, ठीक है, तो ये अगर टीचर आपको नहीं समझा पा रहा हो तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि सर ये टीचर मुझे नहीं समझा पा रहा, आप उसको बताओ, समझाएगा टीचर। एक और फैकल्टी आपको सामने, हम 4 फैकल्टी तो खुद के सामने कि भाई सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री और कल्चर नीरज सर पढ़ाएंगे आपको, जियोग्राफी अजय सर हैं, साइंस हैं वो कल्पना मैडम पढ़ाएंगे, ठीक, और गहलोत सर हैं वो आपको कंप्यूटर वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नया मैडम भी आ जाएगी तो वो आपको पॉलिटी पढ़ाएगी। तो टीचर्स आपके, और सारे टीचर आपको, जैसे भी आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर आपने बेस्ट देगा, ठीक। बात शर्त यह है कि आप भी घर जाके उसका रिवीजन करो और अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करना, तब जाके आपका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये दावा है, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैंने आपको कहा ना कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन संभव नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 के 100 बच्चे हैं, उसमें से आज एक बच्चे का जोश रहा, कल उसका ठंडा हो जाएगा। एक बच्चा ऐसा इस जोश को लगातार बनाए रखेगा, वो सिलेक्शन हो जाएगा, और जिस बच्चे का जोश ठंडा हो गया वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा।
पहली बात। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो मैं आपको, जैसे मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बात बताऊं तो बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट की बात करता हूं थोड़ा सा, एक और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट के अलावा आपको कहीं और कुछ रेफर करना ही नहीं है। ये बात मैं खुद कह रहा हूं। 100 प्रश्नों का आपका सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसको आपको कहीं और जाना ही नहीं है। जो मैंने दिया वो कम से कम वो पढ़ो, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। मान लो सपोज करो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको मैं पढ़ा नहीं पाया हूं, ठीक, तो उस प्रश्नों को मैं किसके माध्यम से दूंगा आपको? टेस्ट के माध्यम से। और टेस्ट जो मुझे आपका, जैसे मान लो सैटरडे को टेस्ट होता है, ठीक, तो संडे को मैं आपको क्लास इसका टेस्ट का पूरा रिपीट करवाऊंगा, जो भी आपको क्लास ही आपको है, ठीक, या संडे को नहीं तो मंडे को आपकी उस क्लास के अंदर कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, केवल किसको हल करवाऊंगा? 2 घंटे 3 घंटे की जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको पेपर हल करवाऊंगा, और पेपर के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे से छूट गए हैं आपको थ्योरी पढ़ाते हुए, वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये गारंटी है 100% है, और ये मैं आपको खुद यहाँ आपको प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ 100% है, तो 100 में से 95 से 97% मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा। 1-2% तो बाहर जाते हैं भाई, ये मैं भी इसके लिए नहीं कह सकता कि पूरे 100 के 100 जाए। बस ये है कि जो मैं आपको टेस्ट थ्योरी, याद रखना आपसे पढ़ाने से पहले आपसे ज्यादा पढ़ गया हूँ मैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी एक शर्त है कि मैं आपको ये 100 मीटर का प्रश्न अगर तैयार करवा के आ रहा हूं तो गारंटी है कि मेरे कहने पे घर पे मैं आपको 5 घंटे पढ़ रहा हूं ना, तो आप मेरे से 1 घंटे पढ़ लेना, 4 घंटे तो दे सकते हो। ठीक, मुझे इस चीज से, मैं जब पढ़ाने आया तो मैं आपको बताया कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पढ़ाया तो मेरे पास 10 बच्चे थे कि सर पढ़ाना है हमें। मैं केवल यहाँ पढ़ाने के लिए, इसलिए कि भाई फीस का मैटर, ये सब मैटर मेरा काम का नहीं है, ये कोचिंग का काम है, कोचिंग अपना आप लेगी। बस मेरा एक टारगेट कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो बच्चा है ना, वो अगर कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गया ना, मेरा काम फिट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब बच्चे भी, और जो बच्चे सिलेक्ट लिए हैं वो बच्चे खुद कहेंगे आपको कि अगर पढ़ना हो तो सर पढ़ा सकते हैं अच्छा, ठीक है। इसीलिए ये मेरे लिए यही खुशी की बात है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो उस दिन आप खुद ही कह दोगे कि हाँ सर आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत मेरी मेहनत नहीं, वो मेहनत किसकी रहेगी? आपकी रहेगी। तो बस ये है कि आपके लिए मैं सब्जेक्ट में मैं आपका जान झोंक दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि घर जाके बैग को फेंकना नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि खाना पीना कुछ भी छोड़ दो, लेकिन पहला काम करना कौन सा? पढ़ाई। और पढ़ाई के साथ साथ खाना हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पढ़ाई करना बेस्ट काम है, इसके अलावा बाकी सारे काम आप, मैं करूँ, जो बच्चा अगर ये टारगेट ले लिया ना कि मुझे LSI बनना है, उसका दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे, पिछले साल एक बच्चा था विपिन, 2022 की भर्ती के अंदर एक प्रश्न आया था, मैं आपको बता दूं, नाम था ECG वाला प्रश्न। ECG वाला प्रश्न आया था, वो प्रश्न गलत हुआ, 1 नंबर के कारण से वो लड़का सिलेक्शन से बाहर हो गया था। उसने इतने प्रश्न किए थे। जब भी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर आता था, ECG का प्रश्न करवाता था, तो वो बच्चा कहता सर ये प्रश्न मेरा गलत हुआ है। एक उसको वापस मेरे पास आया, बोले सर करना क्या है? वो वापस तैयारी पर लग जा। फिर क्या करना है? मैंने कहा कोचिंग नहीं आना। मैं खुद कहा था उसको कि भाई तेरा 1 साल कोर्स करवा दिया, मैंने खूब सारा पढ़ाया, अब कोचिंग नहीं, कोचिंग एक बारी ही होती है। उसने रिवीजन भी ले लिया, कोचिंग भी कर ली, भाई एक बारी होती है, अब नहीं कि तुम आओ वापस फीस दो पढ़ो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? वो घर के आसपास लाइब्रेरी है, बोले है, पैक हो जा। अब की बार उस बच्चे के 127 नंबर थे काट पीट के, अपनी ही कोचिंग से बाहर फोटो लगी हुई है, उसके 127 नंबर थे। और जो ही उसका सिलेक्शन हुआ ना, रोने लग गया वो। बोले सर हो गया। वो क्या हुआ? बोले सर सिलेक्शन हो गया। वो मेरा थोड़ी है, मेरा काम थोड़ी था, मेरी खुद की मेहनत है। ऐसे ही एक बच्चा था, मैं आपको बता दूं, कि मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, गोपाल है, उसकी भी फोटो लगी हुई है बाहर। ये गोपाल प्रजापत नाम, OBC बच्चा, नागौर का बच्चा था। ये बच्चा 2018 वाली भर्ती में किसी संस्था से जुड़ा, फिर 2022 वाली भर्ती में किसी संस्था से जुड़ा, शादी कर दी, 2 बच्चे हो गए। अब घर वाले भाई साहब कहते हैं अब तो हमारे बस की बात नहीं है। तो उसने कहा सर फीस नहीं है मेरे पास में। ये बात उसने कही, सर फीस नहीं है लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ ले, लेकिन मैं बताऊं वैसे पढ़ना। बोले बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, उसने कहा सर फीस नहीं है, वो कोई भी नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा तो फीस दे देगा ना? बोले हाँ सिलेक्शन होने के बाद फीस दे दूंगा सर। उस बच्चे ने इस 2025 वाली भर्ती के अंदर सिलेक्शन के बाद में मुझे फीस दी है, संस्था के अंदर जमा करवाई कि सर अब सिलेक्शन हो गया। और जो ही सिलेक्शन हुआ वो भी रोने लग गया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। नागौर अभी पोस्टेड है,
ठीक है, आएगा। जब मैंने आपको कहा ना कि जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वो भी आएगा, तो उन जो बच्चों से सिलेक्शन हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको करनी है और इन चीजों का तैयार करना है। इसीलिए आपको ये चीजें बस ऐसे, मेरा इतना ही करना है कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो करना, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीरज सर को बुलाता हूँ। नीरज सर फिर से आपको 2-4 बात बताएंगे। ठीक है, बोलो सर। भाई हमारे बीच में एक आरएएस ऑफिसर शीतल मैम आपके बीच में आ चुकी हैं। इनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। वर्तमान में ये आपकी जो टैक्स कमिश्नर होते हैं उस पद पर कार्यरत हैं और इनके जीवन का जो भी अनुभव रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, वो आपके साथ में साझा करेंगी। और आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको मैम से करना चाहिए, आप बिल्कुल पूछिए और उन सब का समाधान मैम आपसे करेंगी। तो शीतल मैम प्लीज। Down syndrome includes management of nicotine dependent syndrome, includes हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। ड्रग्स में बोलो वर्निक्लाइन, DOC is वर्निक्लाइन, विच इज ए, क्या है ये? एसिटिल कोलिन निकोटीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। कब दें? निकोटीन छोड़ने। हाँ, तो मेरे बारे में तो सर ने बता ही दिया है। मेरा नाम शीतल धाकड़ है और मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर GST डिपार्टमेंट में हूँ। 2023 वाली वैकेंसी थी जिसमें मैंने 259 रैंक प्राप्त की थी। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है। अब ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है शायद सर, नया बैच। हाँ, तो क्या ड्रीम्स हैं आपके? क्या लेके आए हो यहाँ पे? क्या सोच के आए हो आप? हाँ, सिलेक्शन लेना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सिलेक्शन के लिए आप सबने सोचा है कि सिलेक्शन लेना है, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है सिलेक्शन के लिए? तो कितने सारे लोग आते हैं, 1,00,000 2,00,000 सब लोग प्रिपरेशन करते हैं। फिर ऐसा क्या है होना चाहिए आप लोगों में स्पेशल कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? हाँ, डिसिप्लिन किस चीज़ का? सोने का या पढ़ने का? किस चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए? तो मैं बताती हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको, मुझे लगता है कि आप मतलब हर एक कैंडिडेट चाहे वो वैकेंसी किसी की भी तैयारी करें, याद रखना ज़रूरी होता है। पहला तो ये है कि जैसे आप पशुधन सहायक वैकेंसी है, उस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस आपके हाथ में हमेशा रहना चाहिए, लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, वो कितना डेप्थ में आपके एग्जाम में आएगा और आपको उस टॉपिक को कितनी डिटेल में पढ़ना है। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी आपको कि आपको कितनी डिटेल में पढ़ना है? तो इसके लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। आप एक एक क्वेश्चन को डिटेल से देखोगे कि उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मेरी एग्ज़ाम में यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अब आप स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, तो इसमें हेल्प करेंगे नीरज सर, जो डिटेल में आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है। दूसरा ये है कि एक साथ सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अपना दिमाग इतना सफिशिएंट ही होता है कि वो कुछ ही चीज़ें याद रख पाता है, बाकी सारे भूलते हैं। तो डिसाइड करके रखना है कि हमें कौन सी चीज़
किस शोर से पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक के लिए 10-10 चीज़ें पढ़ने लग जाओ, लास्ट में रिवाइज होगा नहीं, पेपर में कन्फ्यूज़न होगा, लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है और सारे गलत होंगे, फिर नेगेटिव और आप बाहर हो। तो शोर से डिसाइड करके रखने हैं कि किससे पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए। अब आती है पढ़ाई की। मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ सकते हो। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिवीजन। अगर आपने टाइम से रिवीजन नहीं किया, आप पढ़ते जा रहे हो, 1 महीने तक पढ़ लिए, वापस पता चला फर्स्ट डे जो पढ़ा था वो सारा साफ हो गया, फिर क्या मतलब निकला पढ़ाई का। ठीक है, तो इस बेसिस पे सर टेस्ट सीरीज चलती होगी ना सर यहाँ? हाँ, टेस्ट सीरीज चलती है, तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस दिया टेस्ट सीरीज में पढ़ने के लिए कि ये टॉपिक आएंगे और आपने 3 टॉपिक किए और 1 छोड़ दिया। टेस्ट में क्या होगा? मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस सीधे जाएगा। तो बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि फिक्स मटेरियल पढ़ना है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। अब ये नहीं है कि आप 12-13 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 12-13 घंटे और 3-4 साल तक पढ़ ले या 3-4 महीने तक पढ़ ले। सबके साथ यही होता है। मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे साथ ये था, संडे को टेस्ट होता था, टेस्ट देने के बाद में मंडे को तो पढ़ाई होती ही नहीं थी। ट्यूसडे से स्टार्ट किया, फ्राइडे तक पढ़ते, लेकिन फिर भी ऐसे लगता कि सिलेबस 50% ही हुआ है। और 50% कब कवर करते हैं? सैटरडे को, क्योंकि प्रेशर रहता है तो इंसान ज़्यादा पढ़ता है। फिर वो करते, रिवाइज करते, संडे को टेस्ट देते, मंडे को ब्रेक, या संडे को टेस्ट देने के बाद में टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और आपके किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। एक मोस्टली गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिस सब्जेक्ट को आपको डर लगता है ना, उस सब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं कि इसके तो हम बाद में पढ़ेंगे, और वो बाद में कभी कवर होगा ही नहीं। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, स्टार्टिंग आपको उसी से करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा कि एग्ज़ाम अभी दूर है। तो हम जो टफ सब्जेक्ट है, मतलब टफ तो कोई नहीं होता, सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश, किसी को मैथ से डर लगता है। तो सब जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसको आपको स्टार्टिंग में करना है। बस मुझे तो इतना ही कहना था, बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को? बस इतना ही, थैंक यू। अगर कुछ भी, जरूरी नहीं है आप इस एग्जाम से पूछे, अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस किसी का? नहीं? ओके, थैंक यू। नेस स्टिमुलेंट, काम की चीजें इसमें कैफीन हो गया, हाँ भाई, क्वेश्चन इंसान के पास कब आते हैं? मैंने कल क्लास में बताया था ना, जब तुम पढ़ोगे। तुम पढ़ते तो हो नहीं, तो क्वेश्चन कैसा? तो क्वेश्चन तो तब आएंगे जब तुम पढ़ोगे तब। अभी तो इन्होंने शुरुआत ही नहीं की है। तो मैं शीतल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मेरी इस मंच से, कोचिंग से, और सब बच्चों की तरफ से भी, कि इनका कीमती समय था और हमारे लिए ये पधारे हैं। तो एक बार मैम का मेरी तरफ से ताली बजाकर स्वागत कर दो, बहुत बहुत। क्योंकि ये आप लोग बाद में जानोगे कि जब आप किसी नौकरी में लगोगे, किसी पद पर रहोगे, तो कितना काम होता है, कितना बिजी है। और उन पूरी चीज़ों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैडम के ऊपर भी, इतने सारा डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी होती है, तो उसमें अपने लिए एक समय निकालना, ये मेरे लिए दिल की गहराइयों से मैम का स्वागत है। और हमारे लिए भी कभी भी कोई मैम को छोटा मोटा कोई काम होगा तो ज़रूर हम मैम के लिए तैयार रहेंगे। तो भाई एक और अनाउंसमेंट, कल डॉक्टर राम सर का बर्थडे है, तो आप सबके बीच आज ही खुशी मना ली जाए। है? बोलो, बुला के लाओ गुरुजी, कहाँ है? बर्थडे के नाम से बाहर चले गए है भाई। भाई तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना चाहिए, डाउट ही नहीं है तुम्हारे तो किसी भर्ती को लेके, है क्या? तुम्हारे पास डाउट क्यों नहीं? तुम्हारी कोई प्लानिंग ही नहीं है अभी कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, मेरिट क्या रहने वाली है, पेपर हार्ड आएगा कि इजी आएगा,
पेपर का पैटर्न बदल चुका है। ये सब चीज़ जब दिमाग में तब आएंगी जब एग्ज़ाम के 10 दिन बच जाएंगे और सब कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आओ सर, आपने तो बताया नहीं पर हमें खबर मिली है कि आपका जन्मदिन है कल का, तो आज ही हम सर का एक केक कटवाकर और सर का जन्मदिन मनाएंगे भाई। एक बता दिया मैंने बच्चों को। ला भाई विकी, ले आओ। ले आ, ऐसे ले आ। राजा सर, गुरुजी का पहले तो स्वागत करो। पहना दो, कोई नहीं, ये तो सबसे बड़े हैं, इनको पहनना भी आता होगा। सुरो साहब, नो नो, बांध लो कर। और बांध दो। सही से छोड़ दो। हाँ हाँ, यहाँ भी। कोई बात नहीं, इसको रख दो। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई सर को। तो बर्थडे की पार्टी चाहिए क्या आप लोगों को, है ना? तो सर के बर्थडे की पार्टी आज आप लोगों को दी जाएगी। और आप सबके कोई भी डाउट रहे तो यही है, सारे पूछ लेना आराम से, जाना भी किसी को नहीं है, सबको पार्टी एंजॉय करके जाना है, ठीक है? और कल से अपने उसी फोकस पर, उसी ड्रीम पर मेहनत करनी है जो तुम देखकर अपने घर से आए हो। वो सबसे पहले है कि नहीं है? या वो बाद में है? वो पहले है, ठीक है? चलो तुम बैठो गुरु। ही रहूंगा, मुझे अपने एपेटाइट पर कंट्रोल ही नहीं है। इसका मतलब भूख यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंक्रीज हंगर या लॉस ऑफ कंट्रोल अपॉन एपेटाइट, लॉस ऑफ कंट्रोल अपॉन। और जैसा पिछली बार अपन डिस्कस कर रहे थे, हंसने लग गया तो, रोने लग गया तो, यानी पर्सन का अपने इमोशन के प्रति कंट्रोल, अच्छा वो हंसेगा भी और रोएगा भी, यानी इमोशनल इनकंटिनेंसी हो जाएगी। इनकंटिनेंसी का मतलब कंट्रोल ही नहीं है। दे ऑल आर द इफेक्ट ऑफ कैनाबिस, दे ऑल आर द इफेक्ट ऑफ। उसके साथ साथ इनसे गांजा या जॉइंट लगाया